Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now I am going to start most important question related to chapter biomolecules, especially biochemistry. तो जैसा कि मालूम है कि 12th क्लास में एक ही चैप्टर है इसके रिलेटेड, बायोमॉलिक्यूल्स के रिलेटेड, और उसमें भी इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ। लेकिन बायोकेमिस्ट्री एक अब तो केमिस्ट्री की ब्रांच बन चुकी है, तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। तो हमें इस लिहाज से इसको एडवांस लेके चलना होगा, इसको एडवांस स्टडी करना होगी बायोकेमिस्ट्री को। यानी जैसे 12th क्लास में इसके जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, इसी तरह तो ये इसमें छोटी क्लासेस में ये हार्मोन्स के बारे में भी कुछ डिस्कशन है, विटामिन्स के बारे में। तो ये इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसका स्कोप को देखा जाए, हमेशा याद रखें एग्ज़ाम में वो चीज़ ज़्यादा पूछी जाती जो आपके डेली लाइफ के रिलेटेड हो और स्पेशली जिसका स्कोप बहुत हो। यानी अंडरस्टूड है कि जो डेली लाइफ में ज़्यादा जिसका इस्तेमाल होगा तो उसका स्कोप ज़्यादा ही माना जाएगा। तो इस लिहाज से बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लास्ट टाइम जो यानी 2020 में पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन इस हिसाब से यानी कि पहले तो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट तो पूछे गए। तो इस लिहाज से ये पता चलता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी पेपर सेट करने वाले ने ये आगाही दी है कि अब बायोकेमिस्ट्री को आप इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर स्टडी करना होगा। तो इस लिहाज से बहुत यहाँ पे आज इंशाल्लाह हम बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड, बायोमॉलिक्यूल्स के रिलेटेड 100+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपको बार बार कहा गया है कि इनके नोट्स प्रिपेयर करें और इन चीज़ों को, ताकि आपको बाद में भी इन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। तो बेहतर यही होता है कि आप इसको जब अपने हैंड से राइट करेंगे तो उससे वो चीज़ मेमोरी में स्ट्रॉन्ग हो जाती है, यानी वो आपको देर पा तक आपकी मेमोरी में वो सेव रहती है वो चीज़। और तो इससे आप एक तो नोट्स प्रिपेयर करें और बहुत इम्पोर्टेंट से इस चैप्टर के इस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। इसीलिए मतलब पिछले जितने भी चैप्टर हैं, कम क्वेश्चन इतने नहीं डिस्कस किए गए एक चैप्टर के लिए। लेकिन ये क्योंकि कंसिडर चैप्टर ही करते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक चैप्टर ही है। यानी अगर ओवरऑल केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें यही समझते हैं कि एक चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल का, बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है, यानी ब्रांच की तरफ कम ही ध्यान जाता है। मालूम सभी को है ब्रांच है, लेकिन उस हिसाब से स्टडी नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम इन्वायरमेंटल के हमने 70+ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इसी तरह इसके जो ब्रांच के लिहाज से हम इसके स्कोप को पेश नज़र रखते हुए हम 100+ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सैकराइड्स ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो ये ड्राइव किया गया है लैटिन लैंग्वेज से। इसका ए ऑप्शन होगा। ओलिगोसैकराइड कंटेन मोनोसैकराइड्स यूनिट। तो ओलिगोसैकराइड में 2 to 9 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स होते हैं। इसमें 2 मोनोसैकराइड होंगे, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रा, पेंटा एंड नोनोसैकराइड्स तक ओलिगोसैकराइड्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन काज। डेफिशिएंसी थायमीन ये विटामिन है B1, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन। तो इससे डिज़ीज़ होती है बेरी इसमें जो ग्रोथ रिटार्ड होती है स्पेशली चिल्ड्रन में। तो इसका ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें जो ये है 0 से, ये विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन ए, रेटिनोल भी केमिकल नेम है इसका, और इससे स्किन ड्राई हो जाती है। और एनीमिया जो है ये डिज़ीज़ भी इससे थायमीन से नहीं होती। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा।
तो इसका ऑप्शन ए होगा। बाकी एनीमिया जो है ये B12 विटामिन से होती है, जिसको सियानोकोबालामीन भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एसेंशियल अमाइनो एसिड, विच इज़ नॉट एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो ग्लाइसिन फर्स्ट अमाइनो एसिड ए कायरल भी है, नॉन एसेंशियल भी है, तो ये इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं है ग्लाइसिन। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन लिविंग सिस्टम इज़, तो एंजाइम ये बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका लास्ट होगा। राइबोज इज़ राइबोज इसका स्ट्रक्चर होता है ये राइबोज का स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें 5 मेंबर्ड रिंग होता है राइबोज के अंदर, और ये मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास है राइबोज का स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, और इसमें इसका अगर हम मालिकुलर फार्मूला देखें तो वो होता है C5H10O5। तो ये मोनोसेक्राइड है, ये मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 3 to 9 कार्बन्स होती हैं, तो इसमें 5 कार्बन्स हैं, तो ये मोनोसेक्राइड है। राइबोज या इसको पेंटोज शुगर भी कहते हैं, तो इसको ये इसका होगा मोनोसेक्राइड्स, इसका होगा मोनोसेक्राइड्स। द केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस इन द डक्टलेस ग्लैंड्स कॉल्ड, तो केमिकल मैसेंजर जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं हार्मोन्स एज अ केमिकल मैसेंजर एक्ट करते हैं। हार्मोन्स इसके मेन 3 टाइप्स के होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड्स हार्मोन होते हैं, अमीन्स हार्मोन्स होते हैं। तो इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आएंगे, हम इंशाल्लाह डिस्कस उनको भी करेंगे डिटेल से। नेक्स्ट, तो इसका 7 क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा। द फास्फेट ग्रुप अटैच विद शुगर एट कार्बन, तो फास्फेट ग्रुप ये अटैच होता है, इसमें इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फास्फेट ग्रुप अटैच विद शुगर एट कार्बन, ये एक्चुअल में यहाँ पे ऑप्शन में होना था DNA, तो इसका ये शुगर है हमारे पास राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज, तो ये हमारे पास शुगर है, राइबोज शुगर है। ये जो अभी मैं OH लिख रहा हूँ, अगर यहाँ पे H हो तो ये होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये अभी तो मैंने राइबोज शुगर ही लिखी, और यहाँ पे होता है OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और ये HCH2OH, ये हमारे पास है राइबोज शुगर। तो इसमें फास्फेट ग्रुप का पूछा गया है, तो फास्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है, कहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे अटैच होता है। यदि ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा फास्फेट, ऑक्सीजन के साथ, यानी कार्बन कौन सी है, 5th कार्बन है ये फास्फेट, ये 5th कार्बन है, ये हमारे पास 5th कार्बन है इसके साथ, और यहाँ पे बेस अटैच होती है, तो बेस कार्बन 1 पे अटैच होती है DNA के RNA के स्ट्रक्चर में, और इसमें हमारे पास जो फास्फेट है वो 5th कार्बन पे अटैच होता है, 5th कार्बन पे। तो ये न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड्स इनको हम कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जिसमें फास्फेट, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेसेस होती हैं, तो इसमें फास्फेट 5th कार्बन पे अटैच होता है फास्फेट, तो इसका ऑप्शन होगा C5। नेक्स्ट, ग्लूकोज ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम अमलगम गिव्स है, तो ग्लूकोज का जब रिएक्शन होगा सोडियम अमलगम, तो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, जो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो रिड्यूस हो जाएगा CH2 में। ये स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, ग्लूकोज का, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, HOH CH2OH और CHO, ये तो यहाँ पे सोडियम अमलगम के साथ जब रिएक्शन होगा,
सोडियम अमलगम के साथ जब रिएक्शन होगा तो जस्ट ये एल्डिहाइडिक ये रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में, ये चेंज हो जाएगा CH2OH में, और इससे जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं सर्बिटोल, उसको हम कहते हैं सर्बिटोल। बाकी इसमें एनहेक्सेन है, तो ये जब हम रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो उसमें कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है अल्कोहल की भी, एल्डिहाइड की भी, हाइड्रोकार्बन्स में। तो बहरहाल यहाँ पे सोडियम अमलगम में जस्ट रिड्यूस होगा एल्डिहाइडिक ही अल्कोहल में, तो इससे बनेगा सर्बिटोल। नेक्स्ट है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में जस्ट आप इसमें जो आप इसमें कार्बन फर्स्ट होती है उस पर कन्फिग्रेशन चेंज होती है, और जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैं इसका ड्रा करता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज का, ये हमारे पास है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। यहाँ पे H ये OH और यहाँ पे ये CH2OH। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, थोड़ा इंटरप्शन हो जाती है। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर किसका, ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज का है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, यानी ये कार्बन ये हमारे पास अगर सेम साइड पे होते हैं तो ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। और इसमें अगर ये OH को, ये जो C1 पे, ये हमारे पास है C1 कार्बन 1 पे OH, अगर इसको ऊपर मैं लिखूँगा तो ये यहाँ पे H है, तो ये अगर OH ऊपर चला जाएगा यानी अपोजिट साइड टू C2, तो इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो जस्ट C1 पे कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका होगा एनोमर्स, ये होगा इसका एनोमर्स, और इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे एनोमर्स। ये एनेंशोमर नहीं होते, ये डायास्टीरियोमर होते हैं, ये होते हैं डायास्टीरियोमर और एनोमर। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। अच्छा, एक कि ये एनोमराइजेशन जस्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही होती है, बाकी एपिमराइजेशन ये C2 पे C1, यानी अगर ओपन चेन की बात करें तो उसमें C1 के अलावा जहाँ पे भी कन्फिग्रेशन चेंज होगी तो उनको हम एपिमर्स कहते हैं। बहरहाल क्वेश्चन कोई आएगा तो उसमें हम डिटेल से एपिमराइजेशन को भी डिस्कस करेंगे। ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोटीन, तो इसमें ग्लाइकोजन अमाइलोपेक्टिन एंड लेसिथिन। इसमें ग्लाइकोजन तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये पॉलीसेकेराइड्स अल्फ़ा डी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अमाइलोपेक्टिन भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और लेसिथिन ये लिपिड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनमें एक जो एस्टर होता है उसको रिप्लेस किया जाता है बेस से, तो उससे जो फास्फेट लाइक बेस होती हैं तो उससे बनते हैं लेसिथिन। तो ये लिपिड से बिलोंग करते हैं। इनमें से कोई भी प्रोटीन से, यानी किसी में भी पेप्टाइड लिंकेज नहीं है, कोई भी अमाइनो एसिड से मिलके नहीं बना, तो इसमें प्रोटीन यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेम टाइप ऑफ प्रोटीन, तो इसमें सेम टाइप ऑफ प्रोटीन हमारे पास होते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इसमें फर्स्ट में जो है हमारे पास मायोसिन एंड एल्बुमिन तो ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन मायोसिन ये फाइब्रस प्रोटीन है। इसी तरह इंसुलिन हमारे पास होती है ग्लोबुलर प्रोटीन, और जो कोलेजन है ये फाइब्रस प्रोटीन है। बाकी नेक्स्ट है सी ऑप्शन, केराटिन एंड फाइब्रिन, तो ये दोनों प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन है, तो ये सेम टाइप की, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट है हाउ मैनी विटामिन्स हैविंग मेटल्स, तो जस्ट एक ही विटामिन है, विटामिन B12 जिसको कहते हैं सियानोकोबालामीन, तो इसका ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा B12। इसमें यानी एक ही विटामिन है, ओनली वन विटामिन कंटेन अ मेटल, तो इसमें कोबाल्ट होती है, कोबाल्ट 3, उसके बाद यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग विटामिन स्टोर्ड इन बॉडी,
तो बी, विटामिन बी के जितने भी इसमें अराउंड अबाउट 11 बी विटामिन होते हैं बी कम्प्लेक्स में जो आते हैं, उनमें जस्ट जो B12 है यही बॉडी में स्टोर होता है और ये लीवर के अंदर स्टोर होता है। B12 लीवर के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ अमाइनो एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनमें से अमाइनो एसिड या जिसमें अमीन्स हार्मोन्स भी हम इनको अमाइनो एसिड हार्मोन, तो इसमें ऑप्शन है इसका एड्रेनलिन। ये हमारे पास अमाइनो एसिड हार्मोन है, तो इसमें इसका ऑप्शन होगा सी। एक्चुअल में हमारे पास हार्मोन 3 टाइप्स के होते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन जिसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इसी तरह इसमें हमारे पास कार्टिसोन भी आते हैं। और पेप्टाइड हार्मोन्स उसमें ऑक्सीटोसिन आता है, वैसोप्रेसिन और इंसुलिन ये पेप्टाइड हार्मोन्स में हैं। और अमीन्स हार्मोन्स इसमें हमारे पास होते हैं एड्रेनलिन हार्मोन्स और थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायरॉक्सिन ग्लैंड से जिसका सेक्रेशन होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा एड्रेनलिन। बायोटिन इज़ द केमिकल नेम ऑफ, तो बायोटिन केमिकल नेम होता है हमारे पास विटामिन एच का केमिकल नेम है बायोटिन, तो इसका ऑप्शन होगा सी। बाकी B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं या इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। और B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन। B6 विटामिन को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, और एक्चुअल में ये मिक्सचर होता है पैरिडॉक्सल का और पैरिडॉक्सल अमीन का। तो यहाँ पे बायोटिन विटामिन है, ये हमारे पास होता है केमिकल नेम विटामिन एच का। नेक्स्ट है इसमें कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल कंट्रोल्ड बाय, इसका आंसर है DNA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पेप्टाइड हार्मोन्स, तो पेप्टाइड हार्मोन्स आपको बताए हैं कि इसमें हमारे पास है ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है एंड इंसुलिन है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है सी, इंसुलिन ये पेप्टाइड हार्मोन्स है। बाकी थायरॉक्सिन तो अमीन हार्मोन्स है और टेस्टोस्टेरोन ये स्टीरॉयड हार्मोन है। तो इसमें इंसुलिन इसका ऑप्शन होगा पेप्टाइड हार्मोन्स में। द कैरलिटी ऑफ RNA एंड DNA ड्यू टू, तो कैरलिटी इसमें जो कायरल सेंटर होते हैं, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ड्रा किया है तो उसमें कायरल सेंटर होते हैं, तो उसी की वजह से कैरलिटी शो होती है, इसी की वजह से। और वो हमारे पास होती है बीटा डी राइबोज। तो डी शुगर कंपोनेंट की वजह से कैरलिटी होती है RNA एंड DNA में। उसके बाद है च्यूलोसिस एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज़ ड्यू टू, तो ये हमारे पास होती है, इसमें विटामिन है सी, ये सी ऑप्शन होगा इसका राइबोफ्लेविन, जिसको हम B2 भी कहते हैं। तो ये इसका होगा सी ऑप्शन इसका। तो इसमें एक्चुअल में ये जो डिज़ीज़ है इसमें लिप्स जो है वो क्रैक्स हो जाते हैं उनकी लेयर्स, तो इस तरह का ये डिज़ीज़ ये काज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन, जिसको हम B2 विटामिन भी कहते हैं। थायामीन हमारे पास B1 विटामिन होता है और विटामिन ए को केमिकल कहते हैं रेटिनोल। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है द फंक्शनल ग्रुप टिपिकल इन कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इनमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके अलावा इनमें हाइड्रोक्सल भी होता है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो है अल्कोहलिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट है कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सल, तो हम इसको ही प्रेफर करेंगे कि इसमें कार्बोनाइल आ गया तो कार्बोनाइल में दोनों आ जाएंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और इसके साथ होता है हाइड्रोक्सल।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिटेक्टेड बाय मोलिश टेस्ट। तो इस मोलिश टेस्ट के थ्रू हम जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, ये हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो इसका ऑप्शन होगा यानी शुगर्स के लिए होता है, तो इसका आंसर होगा ए। बाकी इसमें जो हमारे पास है मीन के लिए होता है बायूरेट टेस्ट और प्रोटीन के लिए भी होता है बायूरेट टेस्ट। एक्चुअल में बायूरेट टेस्ट में हम क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ हम कॉपर सल्फेट का 1% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करते हैं, यानी जिसको हमने टेस्ट करना हो उसमें हम मिक्स करते हैं 1% कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वायलेट कलर अपेयर होता है बायूरेट का, तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें प्रोटीन की प्रेजेंस है, प्रोटीन या अमीन। तो दोनों के लिए, शुगर के लिए होता है मोलिश टेस्ट। नेक्स्ट है थायोल ग्रुप प्रेजेंट इन। तो थायोल ग्रुप होता है सिस्टीन में, सिस्टीन में SH ग्रुप होता है। बाकी मैथ्योनिन में भी सल्फर होती है, लेकिन इसमें यहाँ पे ये इसका आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ये इसके स्पेलिंग हैं, तो इसमें इसका ए ऑप्शन होगा। मैथ्योनिन में भी सल्फर होती है, लेकिन इसमें यानी थायोल ग्रुप नहीं होता, थायोल होता है SH। तो इसमें एक साइड पे SH ग्रुप होता है सिस्टीन में। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व मॉलिक्यूल ऑफ ATP। तो इसमें 18 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा 18, इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 बायूरेट टेस्ट नॉट गिवन बाय। तो ये तो यूरिया भी देगा, प्रोटीन भी देगा, पॉलीपेप्टाइड भी देगा, तो ये सभी ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। ये आपको बताया कि इसमें हम प्रोटीन का या इन सभी का हम टेस्ट करेंगे किसके साथ, इनको रीएजेंट डालेंगे हम 1% कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो वायलेट कलरेशन अपेयर होगी, वायलेट कलरेशन अपेयर होगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बायूरेट। तो इसमें इसका जो है वो आंसर होगा यानी नॉट गिवन। तो ये तो सभी देते हैं, तो इसका होगा लास्ट वन। नेक्स्ट है लैक्टोज कंपोज्ड ऑफ। लैक्टोज ये इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, और ये इसका होगा बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट है राइबोज एंड 2-डीऑक्सी-राइबोज। राइबोज एंड 2-डीऑक्सी-राइबोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये फर्स्ट है फैलेंग सोल्यूशन, तो ये तो दोनों ही देंगे इसमें। उसके बाद टॉलन रिएजेंट्स, इससे भी हम डिस्टिंग्विश नहीं करते। तो नेक्स्ट है इसमें ब्रेफोर्ड रिएजेंट्स, तो ये भी बेनेडिक्ट सोल्यूशन लाइक ही होता है, तो इस बेनेडिक्ट सोल्यूशन को हम कहते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो राइबोज और 2-डीऑक्सी-राइबोज इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थ्रू ओसाजोन फार्मेशन। ओसाजोन फार्मेशन एक्चुअल में मैं इसका रिएक्शन लिखता हूँ। एक्चुअल में ये होता है कि ये हमारे पास होती है राइबोज शुगर, राइबोज ये हमारे पास होती है। बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास है राइबोज शुगर, या जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। यहाँ पे CH2OH और ऊपर हमारे पास होगा CHO। तो ये है राइबोज शुगर। इसका रिएक्शन करवाते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो इससे बनती ओसाजोन। ये जो इससे ग्रुप है अल्डिहाइड ग्रुप, और ये सेकंड कार्बन वाला ये ग्रुप, ये दोनों ग्रुप चेंज हो जाते हैं, इसमें अटैच हो जाते हैं यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजीन। तो उससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि ये जो राइबोज शुगर है वो ये इसके साथ रिएक्शन शो करते हैं।
जबकि डीऑक्सीराइबोज वो ये रिएक्शन शो नहीं करते क्योंकि उनमें सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। इसी तरह कीटोन भी ये रिएक्शन शो नहीं करते कि उनमें सेकंड पे कार्बोनाइल होता है। तो ये ओसाजोन फार्मेशन ये OH की OH और COOH यानी ये, क्योंकि अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करें तो डीऑक्सीराइबोज में बाकी स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे H आ जाता है, तो OH की एब्सेंस की वजह से ओसाजोन फार्मेशन नहीं होगी। तो ये हम इसको डिटेक्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं थ्रू ओसाजोन फार्मेशन। उसके बाद अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं। इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है? इनमें है फर्स्ट आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन ये है एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे पास यानी आउट ऑफ 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। वो अमाइनो एसिड जिन्हें हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता, हम डाइट के थ्रू उन्हें इनटेक करते हैं तो हासिल करते हैं। तो इसमें एसेंशियल अमाइनो एसिड टोटल हमारे पास 10 है, जिसमें ये जैसे आइसोल्यूसिन है, इसी तरह वेलिन है, ल्यूसिन है, इसी तरह लाइसिन है, थ्रियोनिन है, मेथियोनिन है, फिनाइल एनालिन है, ट्रिप्टोफान है, इसी तरह हिस्टिडीन है। तो ये हमारे पास हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद नेक्स्ट है इन डबल स्टैंडर्ड DNA साइटोसिन फार्मा हाइड्रोजन बांड। तो साइटोसिन का बांड होता है गुआनिन के साथ, एडिनिन का थायमीन के साथ, और साइटोसिन का गुआनिन के साथ। ये 3 इसमें हाइड्रोजन बांड होते हैं। साइटोसिन का गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बांड होता है। तो ये इसमें 3 हाइड्रोजन बांड बनाते हैं आपस में। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो इसमें हमारे पास मायोसिन तो नहीं है, एल्बुमिन्स तो कोलेजन भी नहीं है, ये भी फाइब्रोइनो प्रोटीन्स है। तो इसमें ऑप्शन होगा सी। कार्बोहाइड्रेट्स मेक सॉलिड पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट 70% सॉलिड पार्ट ऑफ मेक्स अ सॉलिड पार्ट ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज जैसे राइबोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें 5 कार्बन है तो 5 ही इसमें वाटर होंगे, यानी C5H10O5 ये हमारे पास है राइबोज का फार्मूला। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो OH होता है वो H से रिप्लेस होता है, यानी OH की जगह पे H हो जाता है डीऑक्सीराइबोज में। तो उसमें क्या होगा, यानी OH H से रिप्लेस होता है। तो H तो यानी एक H में तो H तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऑक्सीजन एक कम हो गई। तो इसका फार्मूला होगा C5H10। राइबोज का फार्मूला होगा, सॉरी डीऑक्सीराइबोज का C5H10O4। तो एक ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी OH H से रिप्लेस हो जाता है ना डीऑक्सीराइबोज में। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा यहाँ पे C5H10O4। ये इसका सी ऑप्शन है, ये इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ स्टैच्यूज। ये हमारे पास टेट्रासैकराइड है, और इसके अंदर जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एंड इसमें 2 होते हैं गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल। ग्लूकोज, फ्रक्टोज +2 गैलेक्टोज ये मिलके बनाते हैं स्टैच्यूज। ये ओलिगोसैकराइड है, टेट्रासैकराइड है। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, यानी इसमें 4 मोनोसैकराइड्स मिल रहे हैं। तो मोनोसैकराइड यानी, और चारों जो हैं वो हेक्सोजेज मोनोसैकराइड्स हैं, यानी 6 कार्बन वाले मोनोसैकराइड हैं, यानी C6H12O6 ये चारों मिल रहे हैं। तो इनमें कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन के दौरान क्या होगा, कंडेंसेशन यानी ये हमारे पास ये एक हमारे पास है मोनोसैकराइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो
तो ये चारों जब इन कंडेंस होंगे तो इनमें कंडेंसेशन के दौरान वाटर का रिमूवल होगा। कितनी जगह से वाटर का रिमूवल होगा, कितनी जगह से यहाँ पे बांड बनेगा तो वाटर का रिमूवल, यहाँ से भी वाटर का रिमूवल, यहाँ से भी। तो यहाँ पे यानी ये चारों मिलेंगे तो पानी के मालिक्यूल यहाँ से जब ये कंडेंसेशन होगी तो 3 पानी के मालिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यानी अगर 4 हैं तो हमारे पास C6H12O6, ये 4 अगर हैं, सॉरी ये 6 होना था, ये 4 हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा C24H, ये हो जाएगा 48 एंड O हो जाएगा 24। लेकिन पानी के 3 मालिक्यूल लूज़ हो गए तो हाइड्रोजन यहाँ पे यानी 6 तो रिमूव होगी पानी के 3 मालिक्यूल जाने से, और 3 ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन 42 रह गई और ऑक्सीजन 21। हाइड्रोजन 42, बाकी तो 24 ही हैं, लेकिन हाइड्रोजन 42, ऑक्सीजन 21। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन भी नहीं है। फर्स्ट में हाइड्रोजन तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन 22 है, और सेकंड में ऑक्सीजन 21 है लेकिन हाइड्रोजन 44 है। तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन। यानी इसका स्टैच्यूज का फार्मूला क्या होगा, C24 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, C24H इसका होगा 42 और ऑक्सीजन होंगे 21। ये इसका मालिक्यूलर फार्मूला होगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज रिलेटिव डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये C4 पे इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का C4 पे कॉन्फ़िगरेशन इनका डिफरेंट होता है। तो इसका मैं गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। गैलेक्टोज का ये हमारे पास होता है इस तरह स्ट्रक्चर इसका, HOH, ये OH, यहाँ पे H, CHO, ये OH, यहाँ पे होना था H, जो मैंने अभी लिखा ये होना था H, तो फिर ग्लूकोज होना था, लेकिन OH और इस साइड पे H। नेक्स्ट ये हो गया H ही होगा, और ये CH2OH, और यहाँ पे H है तो इस साइड पे OH होगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है गैलेक्टोज का। गैलेक्टोज का ये कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज C4 पे चेंज कर रहा है। ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो C4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है तो ये गैलेक्टोज का होता है। अगर C2 पे चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज तो उसे हम कहते हैं डी मैनोज, और ये हमारे पास है डी गैलेक्टोज। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा इसमें जो डी है ये इसमें इसका ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है, यानी डेक्स्ट्रो लेवो रोटेटरी नहीं है। ये डी एक्चुअल में ग्लाइसरल्डिहाइड की से रिलेटिव इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, और ग्लाइसरल्डिहाइड में क्योंकि OH और ये OH CH2OH वाला ये सेम साइड पे होते हैं तो इसको हम डी कहते हैं, यानी उसका कॉन्फ़िगरेशन डी बनता है। तो उसी के लिहाज से जितने भी यानी ये मोनोसैकेराइड हैं जैसे गैलेक्टोज है, मैनोज है, फ्रक्टोज है, तो इनमें भी सेम साइड पे होता है, यानी राइट साइड पे विद रिस्पेक्ट टू CH2OH। अगर राइट साइड पे OH होता है सेकंड लास्ट कार्बन का, यानी ये बॉटम के लिहाज से मैं इसको लास्ट कह रहा हूँ, तो नॉमेनक्लेचर अच्छा, तो इसका जो है डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर ये OH अपोजिट पे हो यानी इसके साथ जुड़ी हुई कार्बन, लास्ट CH2OH के साथ वाली कार्बन के साथ OH जो होगा, अगर वो राइट पे है तो डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर लेफ़्ट पे है तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, एल कॉन्फ़िगरेशन होगी, कैपिटल एल। तो जितने भी हमारे पास मोनोसैकेराइड हैं हेक्सोजेज, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डी ही है, और वो इसी वजह से बाकी उनका ऑप्टिकल रोटेशन से कोई रिलेशन नहीं है कैपिटल डी और कैपिटल एल से। तो इसका ऑप्शन बहरहाल C4 होगा। नेक्स्ट है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। तो इसमें मैंने अभी बता दिया कि C2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, C2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, तो इसका यहाँ पे तो नहीं है तो इसका नन ही करेंगे।
नेक्स्ट है इन राइप ग्रेप ग्लूकोज इज, तो ग्लूकोज अंगूरों के अंदर ग्लूकोज की परसेंटेज होती है 20% होता है, ये इसका आंसर होगा 20%। तो इसी वजह से ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के अंदर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर लेता हूँ जल्दी से, बार बार इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ रहा है और आपका टाइम भी यहाँ पे, तो ये वीडियो फिर लेंथी हो जाती है। चल मैं यहाँ पे सॉरी इंटरप्शन भी हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो ये हमारे पास है HOH H और OH H OH और यहाँ पे भी OH। तो इसमें अगर हम देखें जो 4 C2 C3 4 एंड 5 पे कार्बन हैं, इनके साथ जो OH हैं ये सेकेंडरी OH हैं, यानी ये OH उस कार्बन से जो आगे फर्दर 2 कार्बन से लिंक है। तो ये हमारे पास है सेकेंडरी OH 2 डिग्री OH है, और जो लास्ट वाली है, लास्ट वाली 6 कार्बन है उसका OH प्राइमरी OH है। तो इसमें 2 टाइप के अल्कोहलिक ग्रुप हैं ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के मालिक्यूल में ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड का जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होगा तो इससे ये चेंज हो जाएगा सैकरिक एसिड के अंदर, तो ये चेंज हो जाएगा सैकरिक एसिड में। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हो जाएगा इसका H, बाकी वही रहेगा स्ट्रक्चर, बाकी वही रहेगा, जस्ट इसका यहाँ पे भी COOH हो जाएगा, यहाँ पे भी COOH हो जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से एल्डिहाइड जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। एल्डिहाइड और इसमें प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सेकेंडरी अल्कोहल तो यहाँ पे ये ऑप्शन में ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा B। अगर हम इसमें ब्रोमीन वाटर को लें तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो जस्ट एल्डिहाइड को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा करेगा और उससे बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, उससे बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर हम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड है तो फिर एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल यानी लास्ट वाला CH2OH भी अल्कोहल में कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो इससे प्रोडक्ट बनेगी सैकरिक एसिड। तो इसका आंसर होगा B। बाकी अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन करवाएं सोडियम अमलगम के साथ तो उससे बनता है सर्बिटोल, और अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस से करवाएं तो उससे बनता है N-हेक्सेन, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन आयोडाइड तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये तो सभी को अल्केन में ये रिड्यूस कर देता है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एस्टर हैं, अल्कोहल हैं, एल्डिहाइड्स हैं। तो इसका ऑप्शन होगा B, इससे यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा ग्लूकोज का। नेक्स्ट है साइक्लाइजेशन अक्कर इन ग्लूकोज, द साइक्लाइजेशन अक्कर इन ग्लूकोज मालिक्यूल बिटवीन, तो इसमें जो रिंग बनता है वो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फिफ्थ इनके बिटवीन साइक्लाइजेशन होती है। तो इसका होगा आंसर A। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लेस स्वीटनेस, तो इनमें लेस स्वीटनेस है वो है लैक्टोज। इनका जो स्वीटनेस रेट है वो रिलेटिव स्वीटनेस रेट विद रिस्पेक्ट टू सुक्रोज वो होता है 16 होता है लैक्टोज का, माल्टोज का होता है 32, माल्टोज का 32 और गैलेक्टोज का भी 32, और ग्लूकोज का स्वीटनेस रेट होता है 74 75। तो बाकी विद रिस्पेक्ट टू सक्रोज का होता है 100, यानी सक्रोज से रिलेट किया गया, अगर उसका 100 मान लें तो इनका ये रिलेटिव स्वीटनेस होती है। तो इसमें सबसे जो कम स्वीटनेस है वो है लैक्टोज, इसका आंसर होगा B। इसका आंसर होगा A लैक्टोज। ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट रिलेटिव स्वीटनेस विद रिस्पेक्ट टू सक्रोज, तो सक्रीन इसका तो स्वीटनेस रेट होता है 500 टाइम्स, ये स्वीटर होती है एज़ कम्पेयर टू सक्रोज। और दूसरा एस्पार्टेम,
एस्पार्टेम इसका स्वीटनेस रेट होता है 160, इसका होता है 160 टाइम्स मोर देन स्वीटनेस ऑफ सुक्रोज। और दूसरा है मोनालेनिन, मोनालेनिन का स्वीटनेस रेट होता है ये 2000, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये 2000 टाइम्स स्वीटर है एज़ कंपेयर टू सुक्रोज। और डी ऑप्शन में है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज का स्वीटनेस रेट होता है 173, ये मैंने लिखा 173। तो देखें इनमें सबसे हाई स्वीटनेस रेट किसका है, वो है मोनालेनिन का, तो इसका आंसर होगा सी। बाकी अगर पूछ लिया जाए कि नेचुरल, ये तो आर्टिफिशियल है, अगर नेचुरल पूछ लिया जाए कि किसका स्वीटनेस रेट मैक्सिमम है तो वो होता है फ्रक्टोज का, वो 173 है विद रिस्पेक्ट टू सुक्रोज। तो नेचुरल पूछ लें तो फ्रक्टोज है, और आर्टिफिशियल में ये इनका है, जो भी ऑप्शन में आए। तो मैक्सिमम तो है मोनालेनिन का, सेकंड पे है सक्रीन का, और सबसे जो कम है जो स्वीटनेस रेट है यानी आर्टिफिशियल में से इन तीनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, तो वो है एस्पार्टिम का। नेक्स्ट है ड्राई लीव्स कंटेन, तो ड्राई लीव्स में 10 to 20% सेलुलोज होता है, बाकी वुड के अंदर 50% सेलुलोज होता है। नेक्स्ट है इन स्टार्च अमाइलोज कंटेन डी ग्लूकोज यूनिट, तो स्टार्च के अंदर ग्लूकोज यूनिट होते हैं 200 to 1000 यूनिट, 200 to 1000 यूनिट। बाकी इसमें जो ग्लाइकोजन में होते हैं, जो ब्रांचिंग होती है उसमें होते हैं 10 to 14 यूनिट्स, और अमाइलोपेक्टिन में 25 to 30 यूनिट्स होते हैं इसमें ग्लूकोज के। तो जो इनकी चेन होती है जो अमाइलोज में होते हैं वो 200 से 1000 यूनिट तक होते हैं। नेक्स्ट है कि विच हैज़ डिफरेंट मोनोमर, इनमें से किसके अंदर, अमाइलोज में तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही होते हैं, और ग्लाइकोजन भी पॉलीमर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, तो सभी में सेम मोनोमर है। तो इसका आंसर लास्ट ग्लूकोज एंड मेनोज आर, ग्लूकोज और मेनोज का कन्फिग्रेशन इनका अदर देन फर्स्ट कार्बन पे इनका कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है, तो इसमें आंसर होगा ये एक दूसरे के कहलाएंगे एपीमर्स कहलाएंगे, ये एपीमर्स कहलाएंगे। और एपीमर्स हों एनोमर्स हों ये डायास्टीरियोमर होते हैं, एनेंशोमर नहीं होते, तो इसका आंसर भी ए ही कहलाएगा। हाउ मैनी अमाइनो एसिड कंटेन 2 डिग्री अमीन्स, तो 2 डिग्री अमीन्स में हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो 3 अमाइनो एसिड्स हैं, वो हमारे पास होते हैं 3 अमाइनो एसिड। इसमें आ जाता है प्रोलीन अमाइनो एसिड, इसमें भी 2 डिग्री अमीन है, और सेकंड पे हिस्टिडीन में भी 2 डिग्री अमीन है, हिस्टिडीन, और लास्ट है ट्रिप्टोफान, तो इसमें भी 2 डिग्री अमीन है। तो 3 अमाइनो एसिड हैं जिनमें 2 डिग्री अमीन्स ग्रुप होते हैं, तो इसका बी सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड आउट ऑफ 20 सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड 2 ही हैं, उसमें एक है सिस्टीन और दूसरा है मैथ्योनिन। सिस्टीन जिसका पहले भी तज़किरा किया कि उसके अंदर थायोल ग्रुप होता है, SH ग्रुप होता है, और मैथ्योनिन के अंदर सल्फ़र होती है। तो इसका ये तो ट्रू है। नेक्स्ट यानी 2 ही अमाइनो एसिड होते हैं सल्फ़र कंटेनिंग आउट ऑफ 20। उसके बाद हाउ मैनी पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ ट्राईपेप्टाइड्स, यहाँ पे पेप्टाइड्स होना था, इफ़ दे गिव ग्लाइसिन एलानिन एंड फिनाइल एनालिन अपॉन हाइड्रोलिसिस। तो इसमें कौन से यानी कितने तरह के इनकी कंडेंसेशन हो सकती है, कितने टाइप्स के इससे ट्राईपेप्टाइड बन सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास यानी कि 3 है हमारे पास, ग्लाइसिन, एलानिन और फिनाइल एनालिन। मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, यानी पॉसिबल कितने हमारे पास ट्राईपेप्टाइड्स बन सकते हैं, यानी डिफरेंट अगर इनकी अरेंजमेंट करें। तो इसमें हमारे पास ये बन सकता है ग्लाइसिन,
एलानिन और फिनाइल एनालिन। इस तरह ग्लाइसिन को मैं सेम ही रखता हूँ, फिनाइल और एलानिन को चेंज करता हूँ। तो ये दो पॉसिबल हैं। इसी तरह आप एनालिन को शुरू में लेके आते हैं और सेकंड पे ग्लाइसिन और फिनाइल एलानिन। उसके बाद ये एलानिन यहाँ पे मैं लेके आऊँगा फिनाइल एलानिन को और लास्ट पे लेके आऊँगा ग्लाइसिन को। इसी तरह ये इसके हमारे पास हो गए 4। अब शुरू में हम लेके आएंगे फिनाइल एलानिन को। फिनाइल एलानिन होगी फिनाइल एलानिन, उसके बाद एलानिन, उसके बाद ग्लाइसिन। इसी तरह फिनाइल को शुरू में ही रखेंगे, ग्लाइसिन और एलानिन की प्लेस चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 6 बनते हैं। टोटल ये 2 ये हमारे पास हैं और 4 ये, टोटल 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं ट्राईपेप्टाइड्स बनने की। जो टोटल 6 ट्राईपेप्टाइड्स बनने के यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसका होगा 6। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेन्स अमाइनो एसिड। तो हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं, टोटल अमाइनो एसिड वो होते हैं यहाँ पे 574। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन के अंदर इसके 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जिनमें 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। अल्फ़ा में हर अल्फ़ा चेन में 141 होते हैं अमाइनो एसिड और बीटा में होते हैं 146। तो दोनों ही यानी 2 अल्फ़ा होंगे तो इसमें हो जाएंगे 282 और अगर 2 ही बीटा हैं तो एक बीटा चेन में पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड होते हैं 146। तो 2 में कितने होंगे 290, यहाँ पे ये 142 292। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 574। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं जिसमें 2 अल्फ़ा 2 बीटा। तो अल्फ़ा में 141 एंड बीटा में 146। तो टोटल ये मिला के बनते हैं 574। तो हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो प्रोटीन दोनों से इसमें प्रोटीन यानी उसका पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों की वजह से अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती है। तो इसका होगा बोथ। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम ट्राइओसिनेज कॉज डिजीज़। तो इससे डिजीज़ होती है एल्बिनिज़म। ये इसका आंसर होगा बी, एल्बिनिज़म इससे डिजीज़ होती है। तो इसका यहाँ पे इसमें एल्बिनिज़म डिजीज़ है। और एक्चुअल में इसमें ये होता है कि जो पिगमेंट्स होता है मेलानिन, जिसकी वजह से स्किन का कलर होता है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है जिससे स्किन वाइट पड़ जाती है। तो इससे इस डिज़ीज़ को कहते हैं जो एंजाइम ट्राइओसिनेज की डेफिशिएंसी से जो काज होती है एल्बिनिज़म। तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद यहाँ पे फिनाइल कीटोनजूरिया है। तो ये डिज़ीज़ होती है, इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन होता है और उससे स्पेशली चिल्ड्रन में उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। तो ये भी डिज़ीज़ नहीं है ट्राइओसिनेज से, और हार्ट डिजीज़ भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, आंसर ही होगा एल्बिनिज़म। नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन इज़ केमिकल नेम ऑफ व्हाट इज़ केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफिरोल। इसका आंसर होगा ए। बाकी दूसरा इसमें दिया हुआ है अर्गोकैल्सिफिरोल। तो ये विटामिन डी को कहते हैं, और फाइलोक्विनोन ये कहते हैं विटामिन के को। ये हमारे पास अर्गोकैल्सिफिरोल ये विटामिन डी का केमिकल नेम है, और फिलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है ये विटामिन के का। नेक्स्ट है गुआनिन एंड साइटोसिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन डीएनए डबल स्टैंडर्ड। तो साइटोसिन और गुआनिन के आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। बाकी एडेनिन और थायामीन इनके आपस में यहाँ पे इनके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन का इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं।
नेक्स्ट है आरएनए मॉलिक्यूल हैज़ 3 टाइप्स, तो इसका आंसर होगा बी। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए है। विच इज़ रॉन्ग अबाउट आरएनए, रॉन्ग अबाउट आरएनए, तो इसमें से यूजली डू नॉट रेप्लिकेट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो ठीक है। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल, तो न्यूक्लियस में नहीं होता, आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। फर्स्ट भी ठीक है, रेप्लिकेशन नहीं होती आरएनए में, तो इसका ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, डीएनए न्यूक्लियस में होता है, आरएनए साइटोप्लाज्म में होता है। तो इसका ये आंसर, ये ऑप्शन ठीक नहीं है, तो रॉन्ग ही पूछा गया, तो सी होगा। थायमीन इसमें एब्सेंट होती है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अल्फ़ा अमाइनो एसिड, इसमें है सिस्टीन है, सीरीन है, ट्रिप्सिन है, तो सभी अल्फ़ा अमाइनो एसिड, सॉरी ट्रिप्सिन ये प्रोटीन है, ये अमाइनो एसिड तो नहीं है ना, तो ये प्रोटीन है, तो इसमें ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड नहीं होगा। विटामिन ई डेफिशिएंसी काज डिजीज़, तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो काज होती है वो लॉस ऑफ फर्टिलिटी, या इसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी, ये डिजीज़ काज होती है, और इसमें जो सेक्सुअल पावर है उसका लॉस होता है, यानी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ पोर रिप्रोडक्शन होती है। तो इससे ये बाकी इसमें हेमोफीलिया है, ये विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है। एनीमिया है, जिसको परनिकेस एनीमिया भी कहा जाता है, तो ये विटामिन B12 की वजह से, ये परनिकेस एमीनियम ये विटामिन B12 की वजह से। हेमोफीलिया ये विटामिन के की वजह से, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी तो उससे कोई ज़ख़म आ जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से है। और ये जो लास्ट है चियोलोसिस, तो इसको हमने डिस्कस किया, ये विटामिन B2 जिसको लैक्टोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, तो इससे ये होती है जिससे जो लिप्स वगैरह हैं ये क्रैक्स हो जाते हैं। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है स्टेरिलिटी, या इसमें लॉस ऑफ फर्टिलिटी होता है, पोर रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स कंटेन, क्वेश्चन नंबर 59। न्यूक्लियोसाइड्स में बेस और शुगर ये 2 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स के। उसके बाद अगर न्यूक्लियोटाइड्स पूछा जाए तो उसमें बेस भी होती है, शुगर भी, और इसके साथ नाइट्रोजीनियस बेसेस भी होती हैं। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री हाइड्रोक्सल ग्रुप इन ग्लूकोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाई, तो इसमें हमने इसमें डिस्कस किया ब्रोमीन वाटर से डिस्टिंग्विश करेंगे, क्योंकि अगर नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएं ग्लूकोज से तो उसमें अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, बाकी OH जितने भी हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। 1 डिग्री हैं 2 डिग्री हैं, सॉरी नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाएं तो उससे तो कार्बोक्सिल चेंज होगा, कार्बोक्सिल चेंज होगा, अल्डिहाइड वाला भी कार्बोक्सिल में चेंज होगा, और प्राइमरी अल्कोहल भी कार्बोक्सिल में चेंज होगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्ट नहीं होते, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज़ करें, नाइट्रिक एसिड भी। और HI तो सभी को अल्डिहाइड होगा, अल्कोहल होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, तो HI और रेड फास्फोरस ये तो उसको हाइड्रोकार्बन में ही चेंज करेंगे, यानी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी। और ब्रोमीन वाटर है, ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल पे कोई एक्शन नहीं होता ग्लूकोज के केस में। और अल्डिहाइड जो है अल्डिहाइड वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उससे ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड है इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल यानी CH2OH ग्रुप के साथ जो अल्कोहल अटैच है, मैं इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ शार्ट सा, यही लास्ट जो इसके हैं। तो नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो अल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज होता ही कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ब्रोमीन वाटर से भी हो जाता है। बहरहाल इससे हमारा क्वेश्चन के हिसाब से कोई लेन देन नहीं है। इसका देखते हैं तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और बाकी जो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच होते हैं
डिफरेंट साइड पे भी होते हैं। तो ये बहरहाल इन कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं C2 C3 C4 C5 के साथ, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते। इवन हम नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर लें तो इसका यहाँ पे यानी नाइट्रिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को नहीं करेगा। तो इसका नाइट्रिक एसिड से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन दोनों को। एट pH2 एलानिन एग्जिस्ट एज, तो ज़्वेटर आयन के फॉर्म में अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एलानिन है तो एनालिन हमारे पास, ये एलानिन का फार्मूला होता है CH3 CHNH3 प्लस, और यहाँ पे ये इसका ज़्वेटर आयन है। तो pH2 एस्टिक मीडियम है। एस्टिक मीडियम में क्या होगा कि ये जो बेसिक कंपोनेंट है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर इसमें ये तो न्यूट्रल हो जाएगा लेकिन NH3 पॉजिटिव ही रहेगा, तो केटाइनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर देन वन कायरल सेंटर, एलानिन में तो कायरल सेंटर एक ही होता है, इसका स्ट्रक्चर अभी ये ड्रा किया। उसके बाद ट्रिप्टोफान के अंदर भी कायरल, इसमें भी कायरल सेंटर एक ही होता है। नेक्स्ट है आइसोल्यूसिन, तो आइसोल्यूसिन इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट ड्रा कर देता हूँ। आइसोल्यूसिन का ये स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CH, यहाँ पे भी CH3, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, और ये CH यहाँ पे NH2 कर लें, ज़्वेटर आयन बना लें जो बनाना है। तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है, यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें मोर देन 1 कायरल सेंटर हैं, तो वो है आइसोल्यूसिन। ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी वो फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। तो इसमें लेवरिक एसिड है, लिनोलिनिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, ये सभी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, सभी अनसैचुरेटेड ये तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें लिनोलिनिक एसिड ये 17 कार्बन वाली एसिड हैं और इसका फार्मूला होता है C17H। इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें होते हैं 29, यानी 35 में से 6 माइनस करेंगे 3 डबल बॉन्ड की वजह से। यानी वैसे तो अल्काइल ग्रुप का फार्मूला होता है ना कि CnH2n+1, यानी कार्बन से हाइड्रोजन डबल करके +1 कर दें, यानी कार्बन की तादाद डबल करके, यानी कार्बन जो N की वैल्यू डबल करके +1 ऐड कर दें, यानी 35 होना था अगर सैचुरेटेड होता। लेकिन लिनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसकी वजह से 6 हाइड्रोजन कम होंगी और इसका फार्मूला ये बनेगा। तो ये तो अनसैचुरेटेड है। इसके बाद लिनोलिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो इसका फार्मूला होता है C17H31 होगा, H31COOH। फर्स्ट वन जो है लिवरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है C11H23COOH। तो ये तो अल्काइल को फॉलो कर रहा है CnH2n+1 को, तो इसका ये आंसर ठीक हो, यानी ये 11 को 2 से तो 22 + 1 23, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। बाकी ओलिक एसिड अगर होता तो ओलिक एसिड में C17H33 वो भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये सैचुरेटेड है लेवरिक एसिड। थायोल इज़ प्रेजेंट इन, थायोल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसमें है मेथियोनिन एंड सिस्टीन। तो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसका, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है मेथियोनिन का CH3SCH2 यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो इसका अमाइनो ग्रुप होता है, अमाइनो एसिड का जो जर्नल फार्मूले में भी आता है, तो ये होगा इसका, ये हमारे पास है मेथियोनिन का फार्मूला। और दूसरा है इसमें सिस्टीन है, इसका फार्मूला यहाँ पे ये CHNH2COOH। तो एक्चुअल में ये इसका फार्मूला, यहाँ पे NH2 नहीं होना,
तो ये फार्मूला है किसका, ये सिस्टीन का है, सिस्टीन का। तो इसमें थायोल ग्रुप है, ये अल्कोहलिक लाइक ही होता है, जस्ट ऑक्सीजन की जगह पे सल्फ़र होगी, बस इसमें सल्फ़र तो है लेकिन इसमें लाइक दिस ग्रुप नहीं है। तो ये हमारे पास तो सल्फ़र कंटेनिंग तो है लेकिन थायोल ग्रुप नहीं है। लेकिन ये जो सिस्टीन है जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर लिखा है ये सिस्टीन का है और इसमें थायोल ग्रुप है। इसका फार्मूला होता है, सॉरी इसके जो एक्चुअल में इसका ये नेम है सिस्टीन, ये इसका डी ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन होगा स्पेलिंग का, इसमें ध्यान रखना है। एडेनोसिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो एडेनोसिन ये प्योरिन बेस भी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स भी नहीं है, न्यूक्लियोसाइड्स है, ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड हमारे पास इनका कंपोनेंट्स होते हैं शुगर और बेस, शुगर और इसका बेस होता है। नेक्स्ट ये इसका आंसर होगा। उसके बाद नंबर ऑफ सब यूनिट इन हेमोग्लोबिन्स, तो पीछे डिस्कस किया क्वेश्चन के हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, जिनके अंदर 141 एंड 146 रिस्पेक्टिवली अमीनो एसिड्स होते हैं। 574 टोटल बनते हैं 2 अल्फ़ा 2 बीटा में। तो इसमें 4 सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन इसका मेन कंपोनेंट्स होता है फास्फोलिपिड्स इन फ्रक्टोज ऑप्टिकल आइसोमर। फ्रक्टोज के अंदर पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का। ये स्ट्रक्चर हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है H, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मैं जो बना रहा हूँ ये है फ्रक्टोज का। तो इसके हम ऑप्टिकल आइसोमर देखेंगे और इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर कितने कायरल सेंटर है। यहाँ पे CHO होगा, CHO। तो इसमें 3 ही कायरल सेंटर हैं, फ्रक्टोज के अंदर 3 ही कायरल सेंटर हैं। और अगर 3 कायरल सेंटर हों और उनकी जो एंडेड साइड हैं, टर्मिनल साइड हैं, वो उस पर अपोजिट ग्रुप हों तो उसके आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ पे n क्या होता है, इसमें जो इनके स्टीरियो सेंटर हैं, तो स्टीरियो सेंटर 3 हैं, तो 2 की पावर 3 इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे 8 इसके होंगे ऑप्टिकल आइसोमर, 8 इसके होंगे ऑप्टिकल आइसोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म, ग्लूकोज जब रिएक्ट करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो इसका एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा और उसमें OH ग्रुप, सभी OH ग्रुप प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, वो चेंज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलेट में, एसीटेट में। तो 5 ग्लूकोज के अंदर हाइड्रॉक्सल ग्रुप होते हैं, तो इसमें बनेगा पेंटा एसीटेट। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो इसका नन करेंगे। विच अमाइनो एसिड इज़ ए कायरल अमाइनो एसिड, जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सभी कायरल हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। तो यहाँ पे ग्लाइसिन नहीं है, तो ये सभी, इनमें कोई भी ए कायरल नहीं है। प्यूरिन डेरिवेटिव अमंग द फॉलोइंग, प्यूरिन डेरिवेटिव हम कहते हैं इसमें एडिनिन और गुआनिन को, एडिनिन और गुआनिन, और दूसरे जो होते हैं साइटोसिन, थायोमीन एंड यूरेसिल, इसको हम कहते हैं पायरीमिडीन बेसिस। तो यहाँ पे प्यूरिन बेसिस एडिनिन गुआनिन में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 71 का नन पे करेंगे। उसके बाद विच वन इज़ नॉट विटामिन, तो इसमें विटामिन कौन सा नहीं है, थायामीन तो विटामिन ही है लेकिन उसके स्पेलिंग होते हैं THIAMINE, ये थायामीन विटामिन है जिसको हम B1 विटामिन भी कहते हैं। तो ये विटामिन्स हैं, लेकिन यहाँ पे थायामीन ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ये नाइट्रोजीनियस बेस है, पिरीमिडीन बेस है, तो ये इसमें विटामिन्स नहीं है। नियासिन ये भी विटामिन्स है हम, और दूसरा इसमें जो
इसमें पायरिडॉक्सिन है, ये हम विटामिन B6 को कहते हैं, B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, ये भी विटामिन है। तो इसमें ये भी नियासिन B3 विटामिन होता है और पायरिडॉक्सिन ये B6 विटामिन होता है। तो ये दोनों विटामिन इसमें थियामीन ये विटामिन नहीं है, ये नाइट्रोजनियस बेस है, तो इसका बी आंसर होगा। उसके बाद विच इज़ स्टीरॉयड हार्मोन, इनमें से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन है 73 में, तो इसका आंसर ए होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, तो इसका आंसर ए होगा, ये इसमें स्टीरॉयड हार्मोन है। एड्रेनलिन ये अमीन हार्मोन है, इंसुलिन भी इसमें अमीन हार्मोन्स है, और थायरॉक्सिन इंसुलिन पेप्टाइड्स हार्मोन है, इंसुलिन इसमें पेप्टाइड हार्मोन है और थायरॉक्सिन ये अमीन हार्मोन है। तो इसमें पूछा गया है इसमें स्टीरॉयड हार्मोन, तो वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियास, पैंक्रियास हार्मोन कौन सा, ये ग्लूकागान, इंसुलिन ग्लूकागान दोनों हार्मोन पैंक्रियाज सेक्रेट करता है, और ये शुगर में ग्लूकोज लेवल को इन्हांस करता है, इंक्रीज़ करता है ग्लूकागान। माल्टोज कंटेन लिंकेज, माल्टोज के अंदर लिंकेज होती है, माल्टोज ये पॉलीमर होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, तो इसमें लिंकेज होती है अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच हैज़ हाईएस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऐसा पॉइंट यानी वो पीएच जिस पे वो पीएच जिसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता अमाइनो एसिड पे, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो एनोड कैथोड की तरफ मूव नहीं करेगा अमाइनो एसिड। तो ऐसी उस पीएच पे जिस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से उसकी जो मूवमेंट होगी टुवर्ड्स एनोड कैथोड वो नहीं होगी, मीन उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा, उस पीएच वैल्यू को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, यानी सेम चार्ज हम कह लें। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है वो अर्जिनिन का होता है 10.8, और सबसे कम जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है वो होता है सिस्टीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है 5.1। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके कवर, यानी हाईएस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है अर्जिनिन का और लोएस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है सिस्टीन का। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नॉट गिवन बाय प्रोटीन, तो प्रोटीन कौन सा टेस्ट यहाँ से नहीं देती, इसमें है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है, बाईयूरिट टेस्ट है, विलन टेस्ट है, तो सभी टेस्ट प्रोटीन सभी टेस्ट देती है, पॉजिटिव टेस्ट हैं, तो इसमें यहाँ पे नॉट गिवन बाय प्रोटीन, तो इसमें ऑप्शन होगा नन। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में प्रोटीन जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, यानी प्रोटीन का हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और उसमें येलो कलर अपेयर होता है, और येलो कलर अपेयर होता है ड्यू टू नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, और ये इंडिकेट करता है कि इसमें प्रोटीन है, क्योंकि और मोस्टली वो प्रोटीन ये टेस्ट पॉजिटिव देती हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड हों और जिनमें बेंजीन रिंग हो, जैसे ट्रायोसिन है, फिनाइल एनालिन है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट ये ऐसे प्रोटीन देते हैं जिनमें अल्फ़ा अमाइनो एसिड वाले बेंजीन रिंग वाले अमाइनो एसिड होते हैं, और उसमें ये होता है कि इसमें हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं प्रोटीन का, और उससे नाइट्रेशन होती है, येलो कलर अपेयर होता है, वो येलो कलर नाइट्रेशन की वजह से अपेयर होता है, और ये इंडिकेट करता है प्रोटीन को। बाज़ दफ़ा सेकेंड पे अगर हम
स्किन पे अगर नाइट्रिक एसिड के कुछ यानी डिल्यूट फॉर्म में स्किन पे चला जाए या स्किन को हम टेस्ट करना चाहें नाइट्रिक एसिड से, तो उससे स्किन येलोइश हो जाती है और वो येलोइश प्रोटीन को इंडिकेट करती है, और स्पेशली उन प्रोटीन्स को जिनमें बेंजीन रिंग कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे ट्रायोसिन फिनाइल एलानिन। तो ये है दूसरा बायोरेट टेस्ट है, ये इसका ये पहले डिस्कशन की है कि इसमें हम प्रोटीन का करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ 1% कॉपर सल्फेट, तो उससे वायलेट कलरेशन होती है, और एक्चुअल में ये एक वायलेट कलरेशन होती है कॉपर +2 का बनता है कम्प्लेक्स, ये जो प्रोटीन के अंदर होते हैं कार्बोनाइल और अमाइनो ग्रुप उनके साथ है। तो ये होता है बायोरेट टेस्ट। और बायोरेट टेस्ट स्पेशली वो अमाइनो एसिड देते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मिलन टेस्ट है, ये हमारे पास मिलन रिएजेंट्स होता है, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट और नाइट्राइट, इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी होता है, नाइट्रस एसिड भी, तो इसको हम कहते हैं मिलन रिएजेंट्स। मर्क्यूरिक नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं प्रोटीन के साथ और वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। और वाइट प्रेसिपिटेट बनने ये प्रोटीन को इंडिकेट करते हैं, स्पेशली वो प्रोटीन जिनके अंदर फिनोलिक अमाइनो एसिड वाले प्रोटीन होते हैं, जैसे ट्रायोसिन है, तो ट्रायोसिन में फिनोलिक ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उसमें एक साइड पे बेंजीन के साथ OH ग्रुप होता है। तो ऐसे जो जिनमें फिनोलिक OH यानी ग्रुप होता है बेंजीन के साथ, वो देते हैं मिलन टेस्ट। तो सभी प्रोटीन, ये सभी टेस्ट प्रोटीन के लिए। इसी तरह नॉन हाइड्रेट टेस्ट है, नॉन हाइड्रेट में भी हम प्रोटीन के साथ जब ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें ब्लू कलर अपीयर होता है, ब्लू वायलेट कलर अपीयर होता है, तो वो भी प्रोटीन को इंडिकेट करता है। तो सभी टेस्ट हैं ये प्रोटीन पॉजिटिव देते हैं, तो इसमें कोई भी टेस्ट नहीं है जो गिवन नहीं है प्रोटीन के थ्रू, तो इसका नन होगा। पायरान के अंदर हाइड्रोजन कितनी होती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से इसको वाइंड अप करूँ, आपका टाइम भी इसमें सेव करना है। तो इसमें ये पायरान का स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3, 4, यहाँ पे 5, 6, टोटल 6 हाइड्रोजन है पायरान के अंदर। नेक्स्ट ये इसलिए डिस्कस किया कि ग्लूकोज का भी 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है लाइक पायरान्स, और इसी वजह से ग्लूकोज को कहते हैं पायरानोज। और जो फ्रक्टोज होते हैं उनका 5 मेंबर्ड रिंग होता है, और ऑक्सीजन होती है रिंग के अंदर 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह यहाँ पे ग्लूकोज में 5 कार्बन होती है रिंग में और 1 ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो पायरान लाइक होता है, जिनको हम पायरानोज भी कहते हैं ग्लूकोज को, और जो उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं। और फ्रक्टोज जो होता है इनके फ्यूरान लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन रिंग बनाती हैं, तो इनको हम फ्रक्टोज को फ्यूरानोज भी कहते हैं। तो इस लिहाज से इसको डिस्कस किया। विच प्रोटीन इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फाउंड इन मसल, तो कौन सिंपल है, कौन सी प्रोटीन मसल के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो है मायोसिन। ये नेक्स्ट है विच विटामिन सोर्स इज़ यीस्ट, तो जितने भी विटामिन है B1 है जिसको हम थायामीन कहते हैं, विटामिन H है जिसको बायोटिन कहते हैं, विटामिन B6 है, तो ये जितने भी विटामिन हैं ये हमारे पास सोर्स इनका है यीस्ट। सभी यीस्ट से ये हम इनको हासिल कर सकते हैं। टर्म मोस्ट फेमिलियर फॉर विटामिन नाउ अडेज, तो विटामिन के लिए विटामिन को ही यूज़ किया जाता है। अर्ली इसको विटामिन को विटामिन कहा जाता था कि ये वर्ड से ड्राइव हुआ है जिसको कहते हैं वाइटल अमीन, यानी पहले जो विटामिन डिस्कवर हुए थे उनके अंदर अमीन ग्रुप पाया गया था, तो इस वजह से कहा गया कि विटामिन एक तो एसेंशियल है, बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होते, इनको हम स्पेशली डाइट से ही हासिल करते हैं, स्पेशली फ्रूट से ही, तो सब्जियों से भी विटामिन हासिल करते हैं। तो विटामिन जो हैं जो पहले अर्ली इसको जो डिस्कवर हुए थे उनमें अमीन ग्रुप था, तो इस वजह से कहा गया कि विटामिन एक तो एसेंशियल है, तो वाइटल अमीन से ये बन गया विटामिन,
ये जो बी ऑप्शन है विटामिन। तो लेकिन अब इसको फिर बाद में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जिनके अंदर अमीन ग्रुप्स नहीं है, तो फिर इस वजह से इसके ई को हटा दिया गया और इनको सिंपल ही अब कहा जाता है विटामिन। इसका आंसर होगा ए। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज के अंदर 5 एसिमेट्रिक कार्बन होती हैं। अल्फ़ा डी ग्लूकोज के अंदर 5 एसिमेट्रिक कार्बन होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ड्राइव्ड फ्राम सेलुलोज। तो सेलुलोज से गन काटन, इसको हम सेलुलोज नाइट्रेट कहते हैं, ये भी सेलुलोज से ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट है रेयन, ये फाइबर सेलुलोज एसीटेट, ये भी ड्राइव हुआ है। पेपर, ये भी सेलुलोज से ड्राइव हुआ है। तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सेलुलोज से ड्राइव ना किया गया हो। ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जिनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा वो तो रिड्यूसिंग होंगे, यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे मॉलिक्यूल जो टालन रिएजेंट्स को, फेलिंग सोल्यूशन को, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको रिड्यूस कर सकें, तो उनको हम कहते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो इनमें तो अल्डिहाइडिक है, तो ये तो रिड्यूसिंग है सभी। इनमें से नॉन रिड्यूसिंग कोई भी नहीं है, ये सभी अल्डिहाइडिक ग्रुप हैं। इसमें ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये सभी एक दूसरे के आइसोमर ही हैं। मैनोज और ग्लूकोज, इनका कॉन्फ़िगरेशन C2 पे चेंज होता है, यानी C2 पे डिफरेंट है, और गैलेक्टोज का विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज C4 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो ये सभी में अल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर हैं। यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग पूछा गया तो इसका नॉन ही करेंगे। नेक्स्ट है फ्रक्टोज ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। तो फ्रक्टोज का जब हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, फ्रक्टोज का क्वेश्चन नंबर 85 में, नहीं फ्रक्टोज का जब हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ तो इसमें प्रोडक्ट में बनता है ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर हम इसका करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ तो फिर मिक्सचर बनेगा, टार्टारिक एसिड भी बनेगा, ग्लाइकोलिक एसिड भी बनेगा, ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड भी बनेगा। जब हम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी हम करवाएंगे रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, जैसे ग्लूकोज में जस्ट सैकेरिक एसिड बनता था, लेकिन फ्रक्टोज में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन अगर हम फ्रक्टोज के ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएं तो जस्ट ग्लूकोनिक एसिड ही प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें है सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज में होती है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये हमारे पास होता है बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। तो इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती, कोई ऐसा बॉडी में एंजाइम नहीं है, माउथ में भी कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, ना बॉडी में है कि जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को उसको हाइड्रोलाइज कर सके, उसको तोड़ सके। अल्फ़ा ग्लाइकोसाइड्स तो लाइक एंजाइम्स हैं, अमाइलोज वगैरह, ये जिनको हम जनरली कहते हैं अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडेज। तो जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन में अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो इनको तो हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम्स हैं बॉडी में, लेकिन सेलुलोज इनको बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से इस तरह के हार्मोन्स नहीं हैं जो इनकी जो लिंकेज है उसको ब्रेक कर सकें, हाइड्रोलाइज कर सकें। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होते। इसकी एग्जांपल में जैसे ग्रास वगैरह आ जाते हैं, तो ग्रास वगैरह जो हैं ह्यूमन इनको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो इसका ऑप्शन होगा बी। उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वैक्सेस। तो वैक्सेस जितने भी हैं ये एस्टर होते हैं, यहाँ पे कहा नो एस्टर, तो ये तो रॉन्ग है। ऑलवेज एस्टर ऑफ ग्लाइसरोल, तो ज़रूरी नहीं है कि वैक्सेस में ग्लाइसरोल ही हो, इसके अलावा वैक्सेस में और ग्रुप्स भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें कंटेन ब्रांच्ड अल्काइल एंड असाइल ग्रुप, तो इनमें अनब्रांच्ड ग्रुप होते हैं वैक्सेस में, है इसका नन ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द ग्रुप लिंकेज इन फैट के अंदर जो लिंकेज होती है वो एस्टर लिंकेज होती है इसके, क्योंकि ग्लाइसरोल फैटी एसिड से बनते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टरिफिकेशन जैसे होती है, तो एस्टर लिंकेज होती है। यहाँ पे एस्टर लिंकेज नहीं है, तो इसका ऑप्शन लास्ट ही होगा।
नेक्स्ट है द एलिमेंट प्रेजेंट इन मोस्ट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन। तो मोस्ट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन के अंदर एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो कॉमन है। और कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जिनमें सल्फ़र भी है, तो इसका आंसर होगा इसका यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में नहीं है इस तरह का, यानी यहाँ पे इकट्ठे ये पांचों नहीं है कहीं पे भी। तो इसका ये बी ऑप्शन, कार्बन, सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये बी ऑप्शन इसका होगा। फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन। तो फाइब्रस प्रोटीन ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होती हैं। बाकी मैं अच्छा इसमें थोड़ा ये डिटेल बता दूं कि प्रोटीन के अंदर कार्बन होती है 47 to 50%, नाइट्रोजन होती है 16 to 70%, ऑक्सीजन होती है 25% के राउंड अबाउट, और इसमें जो सल्फ़र होती है वो 0.2 to 0.3% होती है, और हाइड्रोजन होती है 7 to 8%। तो ये इसका है 89 का तो बी है, और 90 का ए ऑप्शन है। वाटर में फाइब्रस प्रोटीन जो है ये इनसॉल्युबल होती हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कंटेन। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जस्ट लीनियर ही उनकी अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस के साथ उनकी लिंकेज होती है, उसमें कोई एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते, कोई चेन इस तरह की नहीं होती, तो उनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो जस्ट कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के जो होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लिपिड्स। कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड्स ही हैं, उसके बाद लेसिथिन ये भी लिपिड्स ही है, और मेंथोल ये भी लिपिड्स ही है। मेंथोल का स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर देता हूँ, तो ये सभी लिपिड्स की कैटेगरी से आते हैं। यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल। तो ये हमारे पास है मेंथोल, ये भी लिपिड्स है। कोलेस्ट्रॉल तो लिपिड्स ही है, स्टीरॉयड फैमिली से। और लेसिथिन इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। ये उसी तरह जिस तरह हमारे पास जर्नल स्ट्रक्चर होता है ना, मैं थोड़ा इसको शार्ट करूँगा। ये हमारे पास जिस तरह है ना, लिपिड्स का ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, तो यहाँ पे ये जो इसका थर्ड होती है ना कार्बन, यहाँ पे एक जो यहाँ पे CH2, तो मैंने ये CH2 है, ठीक है, इसको मैंने नहीं लिखा। तो ऑक्सीजन के साथ होता है फास्फेट, और आगे प्रोटीन्स होती हैं इसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं अमीन लाइक, जैसे ये है CH2, यहाँ पे O भी है CH2 और यहाँ पे N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है, ये अमीन है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है लेसिथिन का, तो इसका आंसर होगा बी। दोबारा से इसको स्ट्रक्चर को देख लें, ये हमारे पास लाइक ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर ही है, जस्ट थर्ड कार्बन पे फास्फेट के साथ ये ग्रुप अटैच है। ये पी के बाद ऑक्सीजन है, फिर CH2 नाइट्रोजन, ये इसमें क्वाटरनरी नाइट्रोजन है, और आगे 2 इसके साथ मिथाइल ग्रुप हैं। नेक्स्ट इसमें आंसर ये इसका क्वेश्चन में था इसका, यानी ये सभी ही लिपिड्स हैं, तो इसमें नन होगा। कौन सा लिपिड नहीं है, कोई भी लिपिड नहीं है, तो इसका लास्ट ही हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कायरल सेंटर इन लेसिथिन। तो लेसिथिन का भी स्ट्रक्चर ड्रा किया, इसमें जस्ट ये ही एक ही कायरल सेंटर है। मैं इसको ब्लू से कलर से शो कर देता हूँ, ये एक ही कायरल क्योंकि यहाँ पे तो CH2 है, ये तो 2 हाइड्रोजन आ गए, इसी तरह यहाँ पे भी CH2 है, तो इसमें एक ही कायरल, यहाँ पे इंटरप्शन हो जाती है, यहाँ पे भी CH2, एक ही कायरल सेंटर है, ये वाली कार्बन। उसके बाद यानी इसमें एक ही कायरल सेंटर है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसको नन पे ही करेंगे। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का कैलोरीफिक वैल्यू होता है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस उसके 1 ग्राम को कंप्लीट कंबशन से जितना एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ होगा वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू का, यानी 1 ग्राम ऑफ कंपाउंड रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी आफ्टर द कंप्लीट कंबशन, उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ग्लूकोज का जब 1 मोल कंप्लीट कंबशन होगी तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है 2801,
तो ये तो 1 मोल से रिलीज़ हुई, और ग्लूकोज का 1 मोल 180 ग्राम होते हैं। तो हम इसको 180 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी 1 ग्राम का वैल्यू, और ये इसका आंसर आता है 15.56। तो यहाँ पे जो करीब तरीन आंसर है वो है 16, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 16 होगा कैलोरीफिक वैल्यू। ये होगा इसका किलो जॉल पर ग्राम, किलो जॉल पर ग्राम, यानी 1 मोल का तो होगा 2801 किलो जॉल पर मोल, लेकिन 1 ग्राम का, और कैलोरीफिक हम कहते ही उसी को हैं जो पर ग्राम हो, तो वो होगा 16 किलो जॉल पर ग्राम। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो फैट्स लिपिड्स के कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम होते हैं, इनका एवरेज जो कैलोरीफिक वैल्यू वो 38 होता है, और शुगर का तो 17 होता है, और प्रोटीन का तो तकरीबन प्रोटीन का, शुगर का, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का कैलोरीफिक ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन अगर फिर भी कंपैरिजन देखा जाए तो प्रोटीन का कम होता है, सेकंड पे शुगर का कैलोरीफिक वैल्यू होता है आफ्टर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिपिड्स फैट्स। ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो इनमें से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा? फैट्स का। ये क्वेश्चन सेम हो गए, यानी इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो फैट्स का हाईएस्ट होगा। सॉरी, फैट्स और ऑयल में डिफरेंस आ गया, तो फैट्स का ही क्योंकि फैट्स सैचुरेटेड होते हैं, और सैचुरेटेड में हाइड्रोजन मैक्सिमम होती हैं। हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू आयल्स। तो हाइड्रोजन का जिसमें जो भी हमारे पास जिनको हम एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं, जिनमें हाइड्रोजन ज़्यादा होगी उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो ये एक चीज़ इसमें याद रखनी है, फैट्स का कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा एज़ कम्पेयर टू आयल। ऊपर जर्नल हमारे पास था तो लिपिड्स का हाई होता है, लेकिन यहाँ पे लिपिड्स में से फैट्स और ऑयल का अगर पूछें तो फैट्स का हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ये सैचुरेटेड होते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, तो जितनी हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी उनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी उसकी ज़्यादा होगी, एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ होगा। हाइड्रोजन की कंबशन, अगर आप मीथेन के 1 मोल और हाइड्रोजन का कंबशन मीथेन से तो 800-900 किलो जॉल के करीब एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ होता है ना 1 मोल से, लेकिन अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो उससे तो 3000 के करीब बहुत ज़्यादा एनर्जी का अमाउंट रिलीज होता है H2 मालिक्यूल से। तो इसको हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी, यानी इसको थोड़ा कंट्रोलेबल के हवाले से, यानी एक्सप्लोसिव के हवाले से इसको मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल भी यूज़, यानी अच्छा फ्यूल है, जिसका जितना कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है उतना ही वो अच्छा फ्यूल होता है। तो गाड़ियों के फ्यूल के हवाले से बात करें तो जिसमें जितने हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतना उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा, बाकी फैक्टर में कार्बन ज़्यादा होगी तो कम होगा कैलोरीफिक वैल्यू। इसके अलावा अगर बॉडी में फ्यूल्स जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर गुड फ्यूल की बात करें तो वो फैट्स जो हैं ये गुड फ्यूल्स हैं, इनका हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसेंशियल अमाइनो एसिड, इनमें से कौन सा एसेंशियल अमाइनो एसिड है? इसमें है एस्पार्जिन है, उसके बाद ग्लूटामिन है, हिस्टिडीन है। तो इसमें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो हमारे पास है, हिस्टिडीन भी है, एस्पार्जिन तो नहीं है, ग्लूटामिन, तो इसमें ऑप्शन में होगा सी। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राईपेप्टाइड्स, तो अमाइनो एसिड जो ट्राईपेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं वो हमारे पास होते हैं 54 अमाइनो एसिड, 54। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ पाल्मिटिक एसिड, तो इसका आंसर होगा 54, इसका आंसर होगा 54। नेक्स्ट है विटामिन B12 कंटेन, विटामिन B12 के अंदर शुरू में ही क्वेश्चन था उसमें इसको डिस्कस किया कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट 3 एग्जिस्ट करता है, कोबाल्ट 3, और इसी वजह से उसको कहा जाता है सियानो कोबाल अमीन, सियानो कोबाला अमीन।
ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे 100 क्वेश्चन हो गए। फर्दर जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जस्ट इसके कुछ क्वेश्चन, क्योंकि कोर्स काफ़ी लेंथी है इसका और इसका स्कोप भी ज़्यादा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछेंगे, तो इसलिए हमने चाहा कि इसमें मज़ीद कुछ क्वेश्चन ऐड किए जाएं। और स्पेशली ये तो मोस्टली इसमें बायो मालिक्यूल के रिलेटेड थे, तो बायोकेमिस्ट्री में जिसमें मज़ीद विटामिन्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक प्रोसेस के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो डिस्कस करते हैं। और मिनरल्स हैं उनकी कंटेंट्स से, उसके लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ द हार्मोन इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन के लिए, स्टोरेज के लिए जो इसका आंसर है वो है जिंक+2, जिंक+2। नेक्स्ट है मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन विच विटामिन। मिल्क जो है इसमें जो डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है मिल्क में। उसके बाद है मिल्क इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल। तो मिल्क के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की। उसके बाद है एवरेज पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन की एवरेज पीएच होती है, जैसे अगर रेंज की बात करें तो वो 4.5 to 8 या इसमें 6 to 7.5। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो वो हमारे पास होती है 6 पीएच होती है यूरिन की एवरेज पीएच। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एपिमर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गलैक्टोज। गलैक्टोज इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर इसमें देखें, इसमें एबिनोज है, ये देखें तो ये हमारे पास तो होता ही ग्लूकोज, यानी उसका आइसोमर है ही नहीं। ये तो हमारे पास पेंटोज शुगर का, और इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ रेबिनोज का, तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ, पेंटोज शुगर का ही आइसोमर है। ये है CH2, ये हमारे पास है, ये इसको रेबिनोज। और पेंटोज शुगर की बात करें तो उसमें यहाँ पे भी H होता है और बाकी दूसरी साइडों पे OH होते हैं, लेकिन ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, बी ऑप्शन जो है अरेबिनोज। जाइलोज की बात करें तो जाइलोज में, जाइलोज का स्ट्रक्चर होता है, जाइलोज का मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, जस्ट सेम है इसी के। ये हमारे पास, बाकी तो इसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट पे अल्डिहाइडिक और अल्कोहल ही, सॉरी इंटरप्शन हो जाती है। ये इसमें अगर तीनों साइडों पे राइट लेफ़्ट साइड पे H होगा तो ये हमारे पास होता है राइबोज। लेकिन यहाँ पे जाइलोज की बात कर रहे हैं तो जाइलोज का यहाँ पे OH, H, इस साइड पे भी OH, H और OH, तो ये जाइलोज का। यानी अगर हम बात करें जाइलोज की विद रिस्पेक्ट टू राइबोज शुगर, तो C3 पे, ये C3 पे कन्फिग्रेशन चेंज होती है। और अगर हम बात करें रेबिनोज की तो इसकी C2 पे कन्फिग्रेशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू राइबोज। राइबोज में तीनों साइडों पे OH ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तो हैं ही पेंटोज के आइसोमर। तो ग्लूकोज का जो इम्पॉर्टेंट एपिमर होगा वो है गलैक्टोज। एपिमर होते हैं जिसमें कन्फिग्रेशन चेंज होती है एक्सेप्ट C1 पे, C2 पे, C1 यानी अगर ओपन चेन में तो C2 के अलावा अगर कहीं पे कन्फिग्रेशन चेंज होगी, तो जैसे हमारे पास है इसका C4 पे कन्फिग्रेशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्लूकोज गलैक्टोज के केस में, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ इनोलिन। इनोलिन में इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो है फ्रक्टोज। माल्टोज कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। माल्टोज के अंदर होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। माल्टोज के अंदर होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च में भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है, और डेक्सट्रेन में भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ये भी स्टार्च लाइक ही स्ट्रक्चर होता है। स्टार्च को जब अगर हम हीट करें एसिड की मौजूदगी में तो वो डेक्सट्रेन में चेंज हो जाता है।
तो सभी अल्फ़ा डी ग्लूकोज के ही पॉलीमर हैं, तो माल्टोज भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही होता है, यानी दो इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज होते हैं, अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ये भी इसका आंसर ठीक है, यानी कि सभी ठीक है। नॉट फार्म्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, तो सभी से तो फार्म होता है, तो इसका ऑप्शन होगा नन। ग्लाइकोसाइड्स आर फाउंड इन मैनी, तो ड्रग्स में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। नेक्स्ट है अमाइलोज कंटेन ग्लूकोज यूनिट, तो अमाइलोज के अंदर 300 से 400 तक इसमें अमाइलोज यूनिट होते हैं, इसमें 300 से 400 तक। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ फ्रक्टोज शुगर है, इसका आंसर होगा। The pH of blood is 7.5. What is the ratio of between this carbonic acid and sodium bicarbonate? तो बाइकार्बोनेट 20 रेशो के साथ होते हैं, तो इसका आंसर होगा 1:20। प्रोटीन कंटेन, तो प्रोटीन जितने भी हैं, जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो एल अमाइनो एसिड हैं, यानी अगर हम बात करें, यानी इनको DL क्यों कहा जाता है, ये हमारे पास हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट करते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड से। ये हमारे पास है डी ग्लाइसरल्डिहाइड, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है D, तो इसी के रिस्पेक्ट यानी अगर OH सेम साइड पे है तो D होगा। लेकिन अमाइनो एसिड में जो NH2 ग्रुप होता है ये अपोजिट साइड पे, यानी OH राइट पे है तो इसमें अपोजिट साइड पे होता है, तो इनको हम कहते हैं L अमाइनो एसिड, यानी जो अमाइनो एसिड होगा उसमें NH2 लेफ़्ट साइड पे होता है, तो जितने भी अमाइनो एसिड हैं वो सभी L अमाइनो एसिड हैं। तो प्रोटीन भी L अमाइनो एसिड कंटेन करेगी, तो इसका A आंसर होगा। उसके बाद है एन एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इसमें लाइसिन है, ट्रायोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये ट्रायोसिन, ये हमारे पास जो अभी मैंने डिस्कस किया फिनोलिक, ये चलो मैं इसको लिख देता हूँ OH, यहाँ पे बेंजीन देंगे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ट्रायोसिन का। तो ये फिनोलिक भी है, जो हमने डिस्कस किया था मिलन टेस्ट, फिनोलिक प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स देते हैं जिनमें फिनोलिक अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये था ट्रायोसिन। तो इसका आंसर होगा इसका ट्रायोसिन, ये हमारे पास है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एन एग्जांपल ऑफ पोलर अमाइनो एसिड, तो 14 में पोलर अमाइनो एसिड, इसमें ऑप्शन में है हमारे पास अर्जिनिन। इसमें एक्चुअल में ना, इसमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है, अमीन ग्रुप होता है, इसमें अमीन भी, ये भी याद रखें। तो मैं इसमें इसका रफ सा ड्रा करता हूँ, NH2C डबल बॉन्ड NH, तो ये इसमें एक साइड पे, यानी कि इसमें 2 ग्रुप आ गए ना। अगर हम ज़्विटरन की बात करें तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इस लिहाज से यानी ये तो NH2 फिर हो जाएगा ना, ये NH3 हो जाएगा। बाकी इसमें आता है CH2, इसमें 3 टाइम्स होता है, और आगे वही CH NH2COOH। तो इसमें ये पोलर अमाइनो एसिड हैं, इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं, तो इसका अर्जिनिन ऑप्शन होगा। इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्बुमिन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, एल्बुमिन्स के एक मॉलिक्यूल में कितने अमाइनो एसिड होते हैं? एल्बुमिन के एक मॉलिक्यूल में 610 अमाइनो एसिड होते हैं, 610 अमाइनो एसिड होते हैं। कैसीन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, कौन सी प्रोटीन है? ये फास्फोप्रोटीन है, इसका ऑप्शन होगा A, फास्फोप्रोटीन। उसके बाद है डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल फीमेल इज़ अबाउट, ये 2100 कैलोरिक रिक्वायर होगी फॉर द फीमेल। यूरिया सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन यूरिया, ये लीवर के अंदर सिंथेसाइज होता है, इसका ऑप्शन होगा C।
द एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्पोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन में एक्चुअल में होता है कि जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, लिपिड्स वगैरह, उनका रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उसमें बनते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिन्हें हम कहते हैं सोप्स, और साथ ग्लाइसरोल बनते हैं। तो सोप और ग्लाइसरोल दोनों ही स्पोनिफिकेशन में प्रोड्यूस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट कोलेस्ट्रोल कंटेंट्स, तो कोलेस्ट्रोल का जो सबसे ज़्यादा कंटेंट्स होती है वो बटर के अंदर है। इसका ऑप्शन होगा बटर के अंदर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रोल होता है। द स्टार्च कंटेंट्स ऑफ द व्हीट इज़ अबाउट, गंदम के अंदर स्टार्च कंटेंट्स ये 70% स्टार्च कंटेंट्स होती है गंदम के अंदर। उसके बाद है सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च का जो सिग्निफिकेंट सोर्स है वो हमारे पास है पोटैटो, इसके अंदर 18 to 20% स्टार्च कंटेंट्स है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इज़ डिक्रीज बाय डेफिशिएंसी ऑफ, थायमीन विटामिन है, थायमीन कहाँ पे, ये बी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा, यानी ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन अगर विटामिन B1 जिसको थायमीन भी कहते हैं, B1 विटामिन थायमीन, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट इज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट ये विटामिन ई है जिसको हम टोकोफिरोल भी कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट फॉर अडल्ट ह्यूमन 800 मिलीग्राम रिक्वायर होती है डेली अमाउंट कैल्शियम की। उसके बाद है नेक्स्ट के नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के अंदर जो अमाइनो एसिड हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये 199, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जनरल टर्म में इसमें सोमैटोट्रोफिन हार्मोन आ जाता है जिसको हम STH भी कहते हैं। तो इसमें जनरल जो अमाइनो एसिड हैं वो 191 होते हैं, 191, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर होगा 191। बस क्वेश्चन एंड होने वाले हैं। परनिकियस एनीमिया इज़ डायग्नोस्ड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, परनिकियस एनीमिया ये विटामिन B12 की वजह से डेफिशिएंसी से काज होती है और इसको जो इसका डायग्नोसिस है वो किया जाता है कोबाल्ट 60 से, कोबाल्ट 60 से। उसके बाद एक को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो इसका को फैक्टर होता है जिंक प्लस टू। को फैक्टर यानी एंजाइम के साथ जो बिफोर द रिएक्शन ही अटैच होते हैं उनको हम को फैक्टर्स कहते हैं, और अगर रिएक्शन के दौरान से एंजाइम के साथ को मॉलिक्यूल वगैरह अटैच हों तो उनको हम कहते हैं को एंजाइम्स। तो को फैक्टर जो हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसके साथ होता है जिंक प्लस 2, बाकी इसमें Fe+2 ये होता है क्रोमिक ऑक्सीडेज, क्रोम ऑक्सीडेज Fe+2 ये को फैक्टर होता है एंजाइम क्रोम ऑक्सीडेज के साथ, और मैग्नीशियम +2 ये होता है ग्लूकोज 6 फास्फेटेज के साथ, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज के साथ। और विटामिन B1 जो है ये को फैक्टर होता है एंजाइम जो एंजाइम है थायामीन पायरोफॉस्फेटेज, एंजाइम थायामीन पायरोफॉस्फेटेज के साथ को फैक्टर होता है विटामिन B1, और ग्लूकोज 6 फास्फेटेज के साथ जो को फैक्टर है वो मैग्नीशियम +2 होता है। तो इसका आंसर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसका आंसर होगा ए। तो ये इसका है लास्ट क्वेश्चन था आज के ये हमारी इस वीडियो का बायोकेमिस्ट्री का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से स्टडी करें। इंशाल्लाह मज़ीद हम बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो इसके कुछ ही दिनों तक मज़ीद डिस्कस करेंगे, तो इस पे फोकस करें। एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड एट लीस्ट लास्ट टाइम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस पे फुल फोकस आपका हो।
इसको आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ें, इसके लिए यानी आप मज़ीद जो है, जैसे पहले आप एक चैप्टर था 12th क्लास में उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से ना स्टडी करें इसको। आप इसका स्कोप देखें, इस ब्रांच का स्कोप देखें, ये देखें कि ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, तो यानी इस हिसाब से फिर इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। यानी एग्ज़ाम में बार बार कहा जाता है कि अगर 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, यानी 2 पूछ लिए जाएँ, तो ये समझना है कि इस चैप्टर में से मैक्सिमम पूछे गए, और अगर 3 पूछ लिए जाएँ तो फिर तो उसको किसी सूरत में भी उस चैप्टर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और फिर भी यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे गए हैं, तो इस पे तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने की गुंजाइश ही नहीं है। जैसे इन्वायरमेंटल को करना है, उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, बायोकेमिस्ट्री पे भी करें, तो बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को ये जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है या बायोकेमिस्ट्री, इस पे इतना ध्यान नहीं करते, यानी जो 12th क्लास में चैप्टर हैं उसी के हिसाब से तैयारी करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बहुत स्कोप है इनका, ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। तो जिस तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को स्टडी करते हैं फिज़िकल को, तो वो भी ब्रांचेस हैं, मेन ब्रांचेस हैं, तो इनका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। बहरहाल तो इसको भी उतना आप ना पढ़ें, लेकिन आपको पहले से ज़्यादा इस पे काम करना होगा, इसको स्टडी करना होगा। तो ये हमारा एंड हुआ, ये बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे ये चल रहे थे, डिस्कस हम कर रहे थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो इसी के रिलेटेड जो यानी बायोमॉलिक्यूल से पॉलीमर्स, तो इसी तरह हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, इसके रिलेटेड जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी स्पेशली पॉलीमर्स जितने भी हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपना ख्याल रखें और केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो नेक्स्ट वीडियो सिंथेटिक पॉलीमर के साथ इंशाल्लाह आपसे सिंथेटिक पॉलीमर के रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।